आज इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 3 यानी मानव प्रजनन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जान सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 400 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि गैस्ट्रुलेशन कौन सी प्रक्रिया है, यानी गैस्ट्रुलेशन के द्वारा क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोशिकीय गतियाँ होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फेलोपियन नली में स्तनधारियों का निषेचन संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया जो भी संपन्न होती है वह फेलोपियन नली में होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, पहला नर जनन तंत्र से, दूसरा मादा जनन तंत्र से, तीसरा पादप जनन तंत्र से और चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मादा जनन तंत्र से जो है गर्भाशय संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मोरूरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी एक्रोसोम कहते हैं। तो ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन है कि सल्टोरी कोशिकाएं सहायक होती है किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए, परिपक्वन में जो है सल्टोरी कोशिकाएं सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका शुक्राणुओं के परिपक्वन में इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन है कि अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कैपेसिटेशन जो है वह अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या है, यानी फेलोपियन नलिका के जो अंडाशय थे अब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वायु कोष्ठिका कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो ये सभी जानते होंगे कि 64 कूट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि द्विगुणित संरचना क्या है। इनमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं चारों, जिसमें है पहला अंड, दूसरा युग्मनज और द्वितीयक केंद्रक है चौथा ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि द्विगुणित संरचना कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीयक केंद्रक जो है ये एक द्विगुणित संरचना है। अब अगला क्वेश्चन है कि जिबरेलिन है तो ये एक वृद्धि एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, पोडाल सेल यहाँ पे दिया गया, उसके बाद है द्वितीय केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीय केंद्रक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अंडोत्सर्ग। जब मादा के अंडाशय से यानी अंडा निकलता है तो ये क्या कहलाता है। तो अंडोत्सर्ग कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी विल्सन में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फेलोपियन नलिका में होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। अंडोत्सर्ग नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी FSH एवं LH हार्मोन के कारण होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सल्टोरी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी विल्सन में सल्टोरी कोशिकाएं पाई जाती है। ये तो अगला ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। नंबर सी 9 मंथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है। तो कोलक की गुहा जो होती है वह ऑप्शन नंबर बी यानी सीलोम कहलाती है।
अब अगला क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अंडकोश से स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है कब? किसके द्वारा ये उत्पन्न करती है शुक्राणुओं को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी शुक्राणु जनन द्वारा नर जनन कोशिका शुक्राणु को उत्पन्न करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजेंस हार्मोन जो होता है वह किसे उद्दीपित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यानी शुक्राणु जनन को एंड्रोजेंस हार्मोन उद्दीपित करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी अंड जनन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्तव ही कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे है मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, खरगोश के विल्सन में। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो स्रावन होता है वह कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी एंड्रोमीटेरियम जो है ये गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाते हैं। उसके बाद अगला है अंडोत्सर्ग क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LH हार्मोन के कारण। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं? गेमिट निर्माण को हम ऑप्शन नंबर ए यानी गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण की क्रिया कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी जनन स्तरों के द्वारा पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोषण में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी स्तनधारियों के अंडाशय में पाए जाते हैं ग्राफियन पुटिकाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किसके, यानी जो भ्रूणीय होते हैं वह जनन अंग भ्रूणीय किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? जनन अंग विकसित भ्रूणीय होते हैं यानी एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीसोडर्म से, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीसोडर्म से। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? रक्त तथा परिवहन तंत्र का किस जनन परत से उद्भव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीजोडर्म या मीसोडर्म, दोनों एक ही है, तो यहाँ पे मीजोडर्म हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजिन प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं फर्टिलाइजिन प्रोटीन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना यहाँ पे है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलिसूडा को विभेदित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्रोसोम से स्रावन के कारण शुक्राणु जो है जोना पेलिसूडा को विभेदित यानी अलग कर देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है?
भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था मोरूरा कहलाती है। उसमें आप जब क्या कहते हैं ब्रास्टोसिस्ट का निर्माण पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये सभी देखने को मिला होगा कि 4 कोशिका की अवस्था को क्या कहते हैं, 2 कोशिका अवस्था की क्या कहते हैं, 8 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, वो सभी। तो यहाँ पे दिया गया है कि 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी मोरूरा जो है इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में विल्सन उदर गुहा के बाहर विल्सन कोष में पाए जाते हैं, यह किसके लिए होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, या फिर विसरण अंगों के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यानी शुक्राणु जनन के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है मासिक चक्र के दरम्यान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 8वें से 10वें दिन, 12वें से 14वें दिन, 14वें से 15वें दिन, या मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, यानी 12वें से 14वें दिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 50 वर्ष। रजोनिवृत्ति का उम्र जो है 50 वर्ष होता है। मनुष्य के निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ कब से हो जाता है, कब से शुरू, किस अवस्था में शुरू हो जाता है? तो गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, जब अंडा फेलोपियन नली में होता है तब, उपयुक्त में किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जब अंडा फेलोपियन नली में होता है तो उसी समय मनुष्य के निषेचित अंडाणु विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है, यानी विभाजित होना शुरू हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम क्या है? यानी कि जब मासिक धर्म शुरू हो जाती है तो उसके बाद जो है हार्मोन वो स्रावित कुछ इस तरह से होती है कि पहले FSH हार्मोन स्रावित होती है, तो उसके बाद होती है फिर एस्ट्रोजन हार्मोन, और उसके बाद तब होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस तरह से क्रम चलता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है वह विल्सन से होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य का, प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का, या ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक्रोसोम जो आप पहले भी इसका ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाते थे? तो एक्रोसोम कहलाते थे। तो यहाँ पे मानव शुक्राणु के सिर का जो भाग होता है वही एक्रोसोम कहलाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है और अंतिम, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर डी है अंतःगर्भाशयी युक्ति, इसका सही आंसर। आज इस वीडियो में आपको अध्याय 3 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए उन सभी प्रश्नों को बता दिए। तो आप सभी इस वीडियो को यदि अंत तक देखे होंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न यदि यहाँ से पूछा जाएगा तो नहीं छोड़ेंगे।